नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आपसे प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्तकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था विषय पर चर्चा करूंगा। खासकर आज हमारा जो गुप्तकालीन समाज में सामाजिक दशा पर विशेष अध्ययन रहेगा। इसके सभी आयाम और पहलुओं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने पिछली कक्षा में समुद्रगुप्त के बारे में जाना। अब हम जानते हैं गुप्तकालीन समाज। गुप्त काल का भारतीय इतिहास में बड़ा महत्व है। लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी के अंतिम चतुर्थांश में छठी शताब्दी के आरंभ तक लगभग 250 वर्षों तक गुप्त सम्राटों ने भारत पर शासन किया। यह भारत का दूसरा विशाल साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य के बाद। यह वह काल था जब देश में शांति व्याप्त थी, प्रजा सुखी और संपन्न थी। इनके शासनकाल में भारत का निर्माण हुआ, सभ्यता और संस्कृति के नए कीर्तिमान लिखे गए और उस समय का विज्ञान और तकनीक तो चरमोत्कर्ष पर थी। गुप्तों के संपन्न, शक्तिशाली और नैतिक शासन में भारत ने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से समान उन्नति की। इसलिए भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इस बारे में आज हमारा अध्ययन रहेगा कि क्या सभी क्षेत्रों में महान प्रगति हुई, महान आविष्कार हुए, वैज्ञानिक खोजें हुई, तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार हुए, तो क्या गुप्तकालीन समाज में भी सामाजिक जो पूंजी होती है, समाज में जो समरसता होती है, सहिष्णुता होती है, वो गुप्त काल में विद्यमान थी क्या? ये आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा। दोस्तों, भारत पर निरंतर विदेशी आक्रमण के कारण विदेशियों का भारतीयों पर गहरा प्रभाव पड़ा। विदेशी जातियाँ यवन, शक, पहलव, कुषाण आदि हिंदू धर्म को स्वीकार कर चुकी थी और पुरातन परंपराएं शिथिल होने लगी थी। समाज प्रगतिशील बन गया था। मालवी का अग्निमित्र उस समय के समाज का अच्छा प्रकाश डालता है। तत्कालीन सामाजिक दशा का हाल हमें तत्कालीन साहित्य रचनाओं में मिलता है। इस युग में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के साथ वर्ण व्यवस्था का भी पुनरुत्थान हुआ। दोस्तों देखिए, यही बात हम बताने आपको जा रहे हैं कि किस तरह इस गुप्त काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसका जन्म के आधार पर ही प्रादुर्भाव हो चुका था। जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उस वर्ण का ही हो जाएगा, चाहे वो कर्म से कुछ भी हो। ऋग्वैदिक व्यवस्था ये कहती थी कि व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार वर्ण मिलेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा वर्ण मिलेगा। कोई शूद्र भी अगर अध्यापन का काम करता है तो वो ब्राह्मण कहा जाएगा। लेकिन गुप्त काल का समाज अगर हम सही मायनों में देखें तो किसी प्रकार का स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जो थी, समाज जो था जिससे पहचान होती है किसी भी देश की, वो समाज वर्ण व्यवस्था के चंगुल में फंस चुका था और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई थी। जातियां और उपजातियां बन गई थी और इन जातियों और उपजातियों के बीच में आपस में खान पान, रहन सहन और शादी विवाह इस प्रकार के कोई सामाजिक सरोकार नहीं होते थे। इस तरह कट्टरता की ओर एक समाज जा रहा था। आइए अध्ययन करते हैं हम। गुप्त काल के उत्कीर्ण लेखों में जातियों की चर्चा कम और वर्णों का अधिक वर्णन मिलता है। चीनी यात्री फाहियान ने अपने वर्णन में, दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के समय फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया था और अपने ग्रंथ फोक्यो की विदेशी यात्रा का वर्णन में उसने भारतीय समाज का बहुत अच्छा चित्रण किया है। और भारतीय समाज की जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो छुआछूत, भेदभाव, खान पान, इस संबंध में बड़ा अच्छा वर्णन करता है फाहियान। और इसके बाद में जो कात्यायन स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, इन सभी स्मृतियों के अंदर इस तरीके का वर्णन मिलता है। फाहियान लिखता है, शूद्र नगर के बाहर रहते थे और नगर में आते थे तो सूचना के लिए लकड़ी बजाकर या लठ बजाकर उनको ढोल बजाते हुए शहर में आना पड़ता था। इस तरह ये वर्ण व्यवस्था के बंधन और ये जाति व्यवस्था बड़ी जटिल हो गई थी। इस तरह अंत विवाह भी अंतर्जातीय जो होते थे उन पर कुछ मायनों में प्रतिबंध लग गया था। इस तरह गुप्त काल के पूर्व जो वर्णों को अपना व्यवसाय करना पड़ता था, अब ये व्यवस्था जाति आधारित हो गई थी। इस तरह पारिवारिक जीवन में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। अनुलोम विवाह के उदाहरण तो मिलते हैं, लेकिन प्रतिलोम विवाहों के उदाहरण कोई गिने चुने ही
दिखाई देते हैं। इस तरह अनुलोम विवाह से तात्पर्य है ऊंची जाति का लड़का और नीची जाति की लड़की, जबकि प्रतिलोम विवाह से तात्पर्य है नीची जाति का लड़का और ऊंची जाति की लड़की। इस तरीके के विवाहों के खासकर शूद्र लड़का हो और उच्च वर्ग की लड़की हो, इस तरह के विवाहों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। इससे पता चलता है कि गुप्तकालीन समाज सही मायनों में सवर्ण काल नहीं था, क्योंकि समाज से ही किसी देश की आत्मा का पता चलता है, जो हमने गुप्त काल में देखा। दूसरी ओर गुप्त काल की ओर हम इशारा करते हैं कि स्त्रियों की दशा, गुप्त काल में स्त्रियों की अवस्था ठीक थी, पर समाज में उनका उतना आदर नहीं रहा था जैसा वैदिक काल में था। वैदिक काल में जो स्त्री को गृहिणी या गृहशोभा या सहधर्मिणी जैसे भारिया शब्दों से प्रयोग किया गया था, गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति दोयम दर्जे की हो गई थी, उसको भोग की वस्तु माने जाने लगा था, विवाह की आयु घटा दी गई थी, स्त्री शिक्षा सिर्फ उच्च वर्गों तक सीमित थी। इस तरह गुप्त काल में एक जगह पर भानुगुप्त के अरण्य विलेख में पता चलता है कि सती प्रथा का भी गुप्त काल में वो हो चुका था पदार्पण। और जो शकुंतला है वो दुष्यंत के दरबार में जाती है तो पर्दा करके जाती है, तो पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसे कुछ समाज में कुरीतियाँ भी गुप्त काल में आ गई थी। तो सही मायनों में गुप्त काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया। और फाहियान तो वर्णन करता है कि गुप्त काल के अंदर जो गणिकाएँ थी, देवदासियाँ थी, उनका भी बड़ी तेजी से प्रभाव बढ़ा। इस तरह गुप्त काल सही मायनों में समाज के क्षेत्र में, चाहे विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में भले ही आविष्कार हुए हों, राजाओं ने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की हो, लेकिन समाज में जो समरसता है, समाज में जो समतामूलक समाज है, वो शायद गुप्त काल में अभी अध्ययन का विषय है। नमस्कार दोस्तों, आज हमने गुप्त काल के समाज के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।